इत्तेहादी हुकूमत के इत्तेहाद की बैसाखियाँ बज़ाहिर लग रहा है सिरक जाएंगी, अब दरार गहरी हो जाएगी। नहीं, जाहिर है, देखिए ना, चौधरी शुजात का भाई कह रहा है कि चौधरी शुजात के बेटे ने डॉलर लिए। चौधरी वजाद साहब की बात कर रहे हैं जी, और चौधरी शुजात साहब कह रहे हैं मैंने अपने बच्चों की बड़ी अच्छी तरबियत की है, उनसे कहा वादा न तोड़ो और किसी को धोखा न दो और बेईमानी न करो। तो आप तो अलाई थे, वादा तो आपने तोड़ दिया। और वो जरा मुझे दीजिए वो इक़्तिबासात चौधरी साहब के। जी बिल्कुल, ये जरा तफसील से बयान कीजिए और मुझे भी बताइएगा कि किसने क्या लिखा है इसमें। ये किताब मैंने पढ़ी है, ये मेरे पास भी मौजूद है। जब लिखी जा रही थी तो मैंने उस वक्त भी देखी थी। चौधरी साहब के हाथों से मैंने उनसे कहा था ये मुझे दे दें, मैं इसको एडिट कर दूं। अच्छा, लेकिन वो बहरहाल किसी वजह से उन्होंने नहीं दी। तो जिन साहब ने लिखे मुझे पता है महदूद सी उनकी सलाहियत है, मेरे शागिर्द रहे हैं। वो किताब तो ऐसी कमज़ोर सी है, मगर चौधरी साहब फरमाते हैं टाइटल है सच तो ये है। सच तो ये है, सच ये है। और वो फरमा रहे हैं कि मेरे कहने पर वोट दिया है। जी। अच्छा, शरीफ खानदान के बारे में कहते हैं नवाज शरीफ वज़ीर आला मुंतखब हुए तो उनके तेवर ही बदल गए, उन्होंने हमारे साथ किए हुए मुआहदे को पसे पुष्ट डाल दिया। हुआ यूं कि हमारे करीबी रिश्तेदारों जो कि सूबाई असम्बली के रुकन भी थे, उनको भी चिकनी चुकड़ी बातों के जरिए अपने साथ मिलाने की कोशिश की। यूं बाहमी सलाह मशवरे का जो तरीक़ाकार मैकेनिज़्म तय पाया था, इक़्तिदार के नशे में चूर नवाज शरीफ ने सिर्फ 6 माह के अरसे में ख़त्म कर दिया। बात शुरू हुई तो हमने कहा नवाज शरीफ मुसलसल वादा खिलाफियाँ कर रहे हैं, हमारे साथियों को तोड़ने और हमारे खिलाफ उकसाने की कोशिशें की जा रही हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन ख़ुद जो वाक़या चौधरी साहब ने मुझे सुनाया वो ये था, ये इसी किताब पे गुफ्तगू हो रही थी। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि MKM को शामिल करना था 1990 की हुकूमत में, और ये तय हो रहा था कि ये उनका मुतालबे तो आपको पता है कि 150 मुतालबे करते थे वो, और ख़तरनाक, और ऐसे मुतालबे जो मंजूर किए नहीं जा सकते। उन्होंने कहा मीटिंग हो रही थी, मियाँ शरीफ अंदर तशरीफ़ लाए। उन्होंने कहा सारे उनके मुतालबे मान लो, सारे के सारे, बाद में देखा जाएगा। अब ये असलम बोतानी ने क्या कहा, सुना दें? हाँ सुनाए। ये प्रोड्यूसर साहब जरा असलम बोतानी साहब की गुफ्तगू जरा सुना दीजिए। PTI के साथ थे इत्तेहादी, किसी वजह से किसी की मोहब्बत में, किसी के प्यार में हम इस तरफ आ गए। जरदारी साहब से मेरी मुलाकात हुई, बिलावल साहब से। हमने कहा जी मुझे ना वजारत चाहिए ना ओहदा चाहिए, कुछ नहीं, मुझे इलाके के लिए डेवलपमेंट चाहिए। जरदारी साहब ने एहसन इकबाल को कहा, जरदारी साहब की उसने नहीं मानी। शहबाज शरीफ साहब की मेहरबानी, उसने 3 बार एहसन इकबाल को कहा कि जी असलम भूतानी मेरे पास दोबारा शिकायत लेके ना। फिर भी जब किताब छपी, PSDP की कोई स्कीम नहीं थी। फिर जब PM के सामने एहतजाज किया, वहां भी एहसन इकबाल साहब जज्बाती हो गए। सरदार अयाज सादिक मौजूद थे, वो गवाही देंगे। फिर सर जहां से नॉर्मली टेलीफोन आते हैं, उनको मैंने रिक्वेस्ट की कि भाई अगर आपके टेलीफोन में अभी कोई वजन है तो जरा एहसन इकबाल को कहो। तो फिर जाके उन्होंने मेरी स्कीम रिफ्लेक्ट की। सर ये इलेक्शन साल है, इलेक्शन में हमने लोगों के पास जाना है। अब सर अगर 40 करोड़ की आप स्कीम देते हैं, 8 करोड़ उसकी एलोकेशन करते हैं, तो ये 5 साल में कंप्लीट होगी ना। पता नहीं 5 साल बाद मैं इलेक्ट होकर आता हूं, एहसन इकबाल आते हैं, किसकी गवर्नमेंट आती है, कौन है। तो इस साल हम फिर क्या करेंगे। अब आप बताएं कि इलेक्शन में अनसर्टेनिटी होगी, कौन सा कॉन्ट्रैक्टर आके ये काम उठाएगा कि जी मैं 40 करोड़ का काम उठाऊं और ये मुझे किस्तों में 8 करोड़ मिलेंगे, वो भी आखिरी साल में ये किस्त काट देते हैं। सर जब PTI के साथ थे हमें अरबों रुपए मिले, और न सिर्फ मिले बल्कि 100% एलोकेशन थी जो आखिरी साल एहसन इकबाल ने काट दी, और फिर एहसान किया कि मैं आपको पैसे देता हूं। मैंने कहा जी ये तो वो देकर गए हैं ना, इसमें आपका कौन सा एहसान काट के दे रहे। फिर कहते हैं कि जी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी फंड है PSDB में जिसकी स्कीम होगी उसको नहीं देंगे। तो सर हम इलेक्शन में कैसे जाएंगे। हम खुदा की कसम सर वहां खुश थे, ये जरदारी साहब की मोहब्बत में आ गए। ख्वाजा साहब आप सुने और शहबाज शरीफ तक ये बात पहुंचाएं। सर ये 2 वोटों पे हुकूमत है, इतनी मगरूरी अगर 10 वोटों पे होती तो आप तो किसी को खंगालते भी नहीं। अरे साहब उधर खुश थे, इधर क्या करने आए हैं, उधर खुश थे। ये जमीर की आवाज पे आए हैं, ये अजीब जमीर हैं जो रिमोट कंट्रोल पे चलते हैं। कमाल, यानी वो कह रहे हैं हम खुश थे, खुदा की कसम हम खुश थे, हमें अरबों रुपए मिलते थे, यानी डेवलपमेंट फंड्स।
और अब 40 करोड़ मिले हैं, वो भी सालाना 8 करोड़, कहाँ अरबों रुपए, कहाँ 8 करोड़ रुपए, और वो भी 3 दफा शहबाज शरीफ ने कहा, असल में कहा ही नहीं। अभी मुलाकात कर लिया असलम भुतानी वो साहब से? हमारे एक दोस्त थे, वो कहते थे कि जब मैं कहूँ ना चाय लेके आओ, अच्छा, अगर तो कहूँ ना जल्दी से चाय लेके आओ, इसका मतलब नहीं लेके, अगर कहूँ भाई चाय ले आओ तो चाय ले। अच्छा, असल में कहा ही नहीं। वजीर आजम साहब कहें, मिनिस्टर से 3 दफा कहें और कोई नतीजा ना निकले, और फिर कहीं और से टेलीफोन आए और फिर भी नतीजा पूरा ना निकले, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि दरअसल वो देना चाहते ही नहीं है। तो और क्या बलूचिस्तान का क्या मसला सवाल है? कश्मीर के फंड्स कम नहीं किए, गिलगित बलूचिस्तान के कम नहीं किए, बल्टिस्तान के, कबायली इलाके के कम नहीं किए, जहां इनके लोग नहीं जीत सकते। अभी मैं मियां वाली से आ रहा हूं, तो वो लोग कह रहे हैं कि सड़कें जो नामुकम्मल रह गई हैं, मतलब सरगोदा मियां वाली जो बहुत अहम है उनके लिए, तो सौदा सर्व तो सरगोदा से लाते हैं ना, लाहौर तो नहीं जाते। तो ये पता नहीं मुकम्मल होगी कि नहीं होगी। 1000 स्टेडियम बन जाएंगे, 15,000 स्कूटियां तकसीम हो जाएंगी। हाँ, अपने 70 अरब रुपए देंगे अपने लोगों को डेवलपमेंट फंड्स के लिए, और वगैरह वगैरह। स्टेडियम भी उनके कहने पे बनेंगे, सूबाई असम्बली को, कौमी असम्बली के अरकान कहने पे। लेकिन ये तो पॉलिटिकल यानी तरजीहात पे वो हो रहा है ना, यानी जहां फायदा है वहां होगा, तरक्याती फंड देंगे वरना नहीं देंगे। और मोहब्बत में क्या गए थे हम, उनकी मोहब्बत में चले गए। कैसी मोहब्बत है? मोहब्बत का सियासत से ताल्लुक क्या है, या नफरत का? सियासत ये देखिए, उसने कहा था चर्चिल ने कि प्राइम मिनिस्टरशिप बरतानिया की अहम है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंसी उससे ज्यादा अहम है। भाई जीत के आएगा तो वजीर आजम बनेगा ना पार्लिमानी सियासत में। यही तो बोल रहे हैं भूतानी साहब कि भाई 8 करोड़ रुपए साल के मिलेंगे, 40 करोड़ का मंसूबा है। कौन ठेकेदार है जो 5 साल अंदर, 5 साल किसने देखे हैं कि कौन आएगा कौन जाएगा? और अभी ये क्या जरूरी है कि ये इलेक्शन जीत जाए? सही है। जरदारी साहब की मोहब्बत में तो एमक्यूएम भी खान साहब का साथ छोड़ के गई थी अरुण साहब। जरदारी साहब एमक्यूएम का तो छोड़े, वो तो बात करते हैं। राशिद महमूद सोमरो क्या कह रहे हैं जो उनके तर्जुमान है सिंध में? जरदारी भगाओ सिंध बचाओ। आप देखिए कि ये उनका सबसे करीब वो आदमी जिसने ये सारा बंदोबस्त किया है, उसका तर्जुमान ये कह रहा है कि जरदारी भगाओ तो सिंध बचाओ। एमक्यूएम भी यही कह रही है, यही कह रही है। वो वसीम अख्तर साहब तो ये कह रहे हैं कि हमारी रिजर्वेशंस हैं, हाँ, और 2 सीटों पे हुकूमत खड़ी हुई है, और तासुर ये है कि इमरान खान की अक्सरियत हो गई है, और कोई तरक्याती फंड्स नहीं मिल रहे, और यानी एक लंबी शिकायत उन्होंने की है। उन्होंने कहा जो मुआहदा किया इन्होंने वो उसी की खिलाफ वर्जी, पहले पॉइंट पे खिलाफ वर्जी है। वो तो बिल्कुल वाज़ेह एग्रीमेंट था ना कि बल्दियात को इख्तियारात देंगे, बिल्कुल क्लियर, उसमें कोई एम्बिग्विटी नहीं थी। तो अब सवाल ही नहीं पैदा होता उनको इख्तियारात देते हैं। वादे तो जरदारी साहब का कौल मुबारक है कि वादे कोई कुरान हदीस होते हैं, कोई आसमानी सहीफा होते हैं। क्या वादे की क्या हैसियत है? ठीक है हारून साहब, लेकिन एक बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि कराची इंतखाब के हवाले से जो एमक्यूएम, राशिद सोमरो ने कहा मेरे खानदान के 14 लोगों के वोट ही नहीं थे। आप क्या लेने के लिए गए थे इलेक्शन में? जब आपके खानदान के 14 आदमियों के वोट, तो पहले उस पर स्टैंड लेना चाहिए था ना। मौलाना फजलुर रहमान साहब से कहते हैं ना कि आपके खानदान के वोट तो रजिस्टर हों। बाकी मैं आपको बता चुका हूं, नादरा के इंतहाई जिम्मेदार अफसरों से मेरी बात हुई, चूंकि मैंने उनसे इजाजत नहीं ली इसलिए मैं उनके नाम नहीं ले रहा। उनके नाम मैं ले सकता हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और वो डिसोन भी नहीं करेंगे, लेकिन चूंकि मैंने इजाजत नहीं ली, वो कहते हैं ये लिस्टें हैं ही नहीं ठीक। एक आदमी गया, वो सोशल मीडिया पे एक लतीफा गर्दिश कर रहा है, उसने वोट डाला सिंध की, और उसने पूछा कि जरा ये बताएं कि मेरी बेगम आई थी वोट डालने के लिए। तो उन्होंने कहा कि आप हमसे क्यों पूछ रहे हैं, आप एक घर में इकट्ठे नहीं रहते? उन्होंने कहा नहीं, वो तो 15 साल पहले फौत हो गई थी, तो वोट कैसे डालना थी? उन्होंने कहा हर इलेक्शन में वोट डालती हैं वो। सवाल ये भी उठ रहा है 300 आदमियों का मैं आपको बता चुका हूं कि इन्होंने कहा 3000 आदमी कि ये फौत हो चुके हैं, फौत हैं।